मानव अधिकार आयोग का स्थापना दिवस। भोपाल में मानव अधिकार सम्मेलन आयोजित, युवाओं को दिया साइबर सुरक्षा का संदेश। भोपाल में बुलडोजर कार्रवाई, लव जिहाद मामले के आरोपी पर कार्रवाई, आरोपियों के हटाए गए अवैध मकान। बालाघाट में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश, 64 वर्षीय बुजुर्ग महिला से हुई थी ऑनलाइन ठगी। आजाद समाज पार्टी में संगठन विस्तार, बालाघाट में आजाद समाज पार्टी ने किया बैठक का आयोजन। अनूपपुर में अवैध कोयला परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में नशे का बढ़ता साम्राज्य एक गंभीर समस्या, सामाजिक और राजनीतिक जन संकट है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने ये बात आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार और इसके पीछे बीजेपी के नेताओं के कथित संरक्षण के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश, जो कभी अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत के लिए जाना जाता था, अब बीजेपी शासनकाल में नशे की तस्करी और खपत का गढ़ बन चुका है। मुकेश नायक ने आगर मालवा जिले में हुई हालिया घटना का विस्तृत ब्यौरा देते हुए कहा कि इस कार्रवाई में 61.20 किलो मेफ्ट्रोन और 541.53 किलो कच्चा माल जब्त किया गया। कुल बरामदगी की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 92 करोड़ बताई जा रही है। मकान तोड़ना तो उनके लिए, देखिए, दो चीजें बीजेपी के नेताओं के मुंह पर रखी रहती हैं। एक, हम एफआईआर कर देंगे, और दूसरा, हम बुलडोजर चला देंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दो ही चीजें चल रही हैं, एफआईआर और बुलडोजर, और ये पब्लिक को भयभीत करते रहते हैं। देखिए, इनको कोई चिंता नहीं। आपने एक चीज देखी होगी कि बीजेपी के नेता कितनी भी उनकी बुराइयां विवस्त्र हो जाएं, पब्लिक की जानकारी में आ जाएं, उनके नेता कुछ भी बोल दें, वो कुछ भी भ्रष्टाचार कर दें, वो किसी पर कार्रवाई नहीं करते। उन्हें किसी की फिक्र है ही नहीं, उन्हें लोक लाज की चिंता है ही नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उनके पास ईवीएम मशीन है, उनके पास नकली मतदाता है, उनके पास पैसा है, उनके पास डंडा है, उनके पास पुलिस है, उनके पास जांच एजेंसियां हैं, उनके पास एफआईआर है, उनके पास बुलडोजर है। भोपाल के बहुचर्चित लव जिहाद और दुष्कर्म मामले में प्रशासन ने आरोपित फरहान, साद और साहिल के अवैध निर्माणों पर शनिवार को बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत से स्टे न मिलने के बाद साद और साहिल के प्रभात पेट्रोल पंप के पास अर्जुन नगर में मकान ढहा दिए गए, जबकि फरहान के घर पर कार्रवाई को लेकर फैसला कोर्ट की सुनवाई के बाद लिया जाएगा। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर मामले को सुर्खियों में ला दिया है। इस पूरे मामले में मंत्री विश्वास सारंग ने अपना बयान दिया। देखिए, लव जिहाद का कोई भी आरोपी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। हर अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के प्रति हम कटिबद्ध हैं। लव जिहाद जैसा कुकृत्य करने वाला ये समाज में रहने लायक नहीं है, और इसीलिए सख्त कार्रवाई हुई है। वो अपराधी जेल में है, उनकी चल अचल संपत्ति जो कि अवैधानिक है, उसको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए आज जमीदोश किया गया है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। समाज में लव जिहाद जैसा वो कृत्य जो कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए हमारी हिंदू बहन बेटियों को बहलाकर फुसलाकर शादी के झांसे में फंसाने का जो काम करते हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और यदि ये कोई संगठित गिरोह है तो उसका भी पर्दाफाश होगा, और यही हमारी सरकार की कटिबद्धता है। आज जो कार्रवाई हुई है वो इसीलिए हुई है कि उनके जो भी मकान थे वो अवैधानिक थे, उनको जमीदोश किया गया है। ऐसे अपराधी समाज में रहने लायक नहीं है, उनके खिलाफ
कार्रवाई हुई है और सख्त कार्रवाई होगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी ने धर्म परिवर्तन का झांसा देकर जो लव जिहाद होता है उसके खिलाफ कानून भी बनाया है। धर्म स्वतंत्र कानून के तहत इन सब अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आज जो कार्रवाई हुई है वो स्वागत योग्य है, और भी यदि इनकी कोई प्रॉपर्टी जो अवैधानिक है वो मिलेगी तो उसको भी जमींदोज किया। मानव अधिकार आयोग के स्थापना के 31 वर्ष पूरे होने पर साइबर सुरक्षा और मानव अधिकार को लेकर एक आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार टंडन ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में लोकायुक्त महोदया, विषय विशेषज्ञ के रूप में पांडे निदेशक मौजूद रहेंगे। साइबर सुरक्षा क्राइम की वजह से जो भी भय व्याप्त था उसे दूर कैसे किया जाए और यंग जनरेशन को मानव अधिकार के बारे में कैसे बताया जाए, इन सभी विषयों को लेकर एक आयोजन किया जाएगा। 31 वर्ष 13 सितंबर 2025 को मनाया जा रहा है। इस वर्ष की हमारी जो थीम है वो है साइबर सुरक्षा एवं मानवाधिकार। सब आप लोग बखूबी जानते हैं डिजिटल क्रांति के बाद देश में आज क्या हालात हैं कि हर आदमी डिजिटली कनेक्टेड है। कल्चरली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली उसकी लाइफस्टाइल बदल गई है और साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमारे दूसरे राइट्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। डिजिटल एज से आज बैंकिंग से लेके हर चीज उसी से कनेक्ट हो गई है और अभी पिछले कुछ दिनों में डिजिटल अरेस्ट की जो घटनाएं इतनी ज्यादा हुई थी, तभी से आयोग के दिमाग में था कि इस तरह की चीज से लोगों को जागरूक किया जाए। तो कल हम लोग का प्रयास यही है कि इस फील्ड के काफी नॉलेजेबल लोगों को बुला के उनकी परिचर्चा रखी है जिससे लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। दूसरा और बताना चाहूंगा, आयोग में लगभग 8 से 9 हजार शिकायतें पर ईयर आती हैं और लगभग इतनों का डिस्पोजल होता है। एवरेज हमारी अनुशंसा 50 से 60 केसेस की होती है और करीब यहाँ पे जो हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग विंग है उसको भी हम फील्ड में भेज के 30 से 40 केसेस में उनसे जांच कराने की आवश्यकता पड़ती है। प्रदेश और देश में संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से आजाद समाज पार्टी ने सभी जिलों में नई कार्यकारिणी गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी। बालाघाट जिले के इसी क्रम में प्रदेश स्तर के पर्यवेक्षक रवि कोचे, सुनील रामपुरे और डॉक्टर प्रदीप पंडोरिया ने सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रायशुमारी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष पद के लिए 3 से 4 दावेदार सामने आए। पर्यवेक्षकों ने बताया कि सभी नामों का पैनल और सर्वे रिपोर्ट 30 सितंबर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को सौंपी जाएगी, जिसके बाद 1 अक्टूबर तक नए जिला अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। बैठक में नीलेश बौद्ध, रितेश बोरकर, अंकुश चौहान, सुजाल मेश्राम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने संगठन के फैसले को सहर्ष स्वीकारने की बात कही। उद्देश्य है कि पार्टी को जमीनी स्तर तक मजबूत किया जाए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देशन में एवं प्रदेश प्रभारी एवं प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी प्रदेश पदाधिकारी हैं उनको हर जिले में प्रभार के रूप में लगाया गया है और मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक जो व्यवस्थाएं थी उसको तोड़ते हुए हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत में हर जिले में पर्सनल भेजकर वहाँ के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे बीमार हो चाहे आजाद समाज पार्टी के हो, उनसे चर्चा कर जिलाध्यक्ष के लिए नामों का पैनल लेने के लिए हमको लोगों को भेजा गया है। ये पैनल हमारे प्रदेश में प्रभारी एवं प्रदेश अध्यक्ष जी के पास जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति से उसमें से जो भी निर्णय होगा, जैसे 3 लोगों का पैनल गया, 4 लोगों का पैनल गया, उनमें से उनका चर्चा होगी उनके द्वारा और यदि वो पार्टी के प्रति खरे उतरते हैं, कोई भी जो भी है साथी हैं, उनको जिलाध्यक्ष बनने का मौका दिया जाएगा और जो भी जिलाध्यक्ष बनेगा उसके बाद जो भी नहीं बन पाएगा जिलाध्यक्ष, वो पार्टी के लिए समर्थन कराएंगे, कोई भी विरोध नहीं करेगा। इसलिए ऐसा मौका सभी को, जो हमारा निचला कार्यकर्ता है उसको भी मौका मिले। शिवपुरी में नवदुर्गा महोत्सव का अनोखा रंग गांधी पार्क में 2 अक्टूबर को होगा। बता दें कि 90 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार
मानस वेलफेयर सोसाइटी मां अम्बे एसोसिएशन द्वारा विगत 15 वर्षों से गांधी पार्क मैदान में आयोजित हो रहे नव दुर्गा महोत्सव का इस वर्ष भी भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इस महोत्सव में माता की स्थापना, रावण दहन के साथ साथ अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। इसकी संपूर्ण जानकारी दिए जाने के लिए आयोजन समिति द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन स्थानीय होटल मातोश्री में किया गया। कार्यक्रम चालू होने वाला 21 तारीख से 21 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक रावण दहन का प्रोग्राम है। तो समाज में इसकी पहुंचे, समाज मीडिया के द्वारा, और जो हमारे कार्यक्रम होगी उसकी भी सारे कार्यक्रमों की डिटेल समाज में पहुंचे, जिससे सबको सब लाभ पूरे नवदुर्गा महोत्सव की जानकारी देने के लिए आज आप आमंत्रित किया। कोई उद्देश्य इसका, क्या उद्देश्य आपका कार्यक्रम जो आप रखते हैं, तो कुछ उद्देश्य के तहत? हमारे ये नवदुर्गा महोत्सव का मानव वेलफेयर का उद्देश्य है। सोसाइटी मां अम्बे एसोसिएशन दोनों का, तो इनका जो उद्देश्य है, एक तो सनातन संस्कृति की स्थापना करना, समाज को संगठित करना और युवा और न्यू जनरेशन को हमारे सीनियरों द्वारा ये मैसेज भी देना, ये भी सिखाना कि मिनिमम खर्च में बेहतर से बेहतर सामाजिक कार्य कैसे किया जाता है। जी, द्वारा शिविर भी लगाई है। अच्छा, आपके कितने मेंबर्स हो गए दोनों संस्थाओं को मिला के? दोनों के मिलकर के करीब 211 हो चुके हैं और कई लोग अभी हमसे संपर्क कर रहे हैं। बाकी हमारी जो कमेटी निर्णय लेगी और सदस्यों को बढ़ाया जाए। पहले 2 सोसाइटी थी, अब एक हो गई, तो क्या मिलके कुछ नया करने वाले हो? अब हमारा जोश डबल हो गया। बहुत सारे क्योंकि कोई भी बड़े कार्यक्रम के आयोजन के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है, सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो ताकत अब डबल हो गई, तो और बढ़ चढ़ करके जोश के साथ कार्यक्रम हम कर रहे हैं। जिला मुख्यालय में आयोजित नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र आर्या ने किया। इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश स्वप्नश्री सिंह और अनेक न्यायाधीश एवं अधिवक्ता उपस्थित रहे। प्रधान जिला न्यायाधीश आर्या ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य 2500 से अधिक और प्रीलिटिगेशन के 15,000 से अधिक प्रकरण रखे जा रहे हैं। इन प्रकरणों के निराकरण के लिए जिले में 24 खंडपीठों का गठन किया गया है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय में आयोजित नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र आर्या ने किया। इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश स्वप्नश्री सिंह और अनेक न्यायाधीश एवं अधिवक्ता उपस्थित रहे। प्रधान जिला न्यायाधीश आर्या ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य 2500 से अधिक प्रीलिटिगेशन के 15,000 से अधिक प्रकरण रखे जा रहे हैं। इन प्रकरणों के निराकरण के लिए जिले में 24 खंडपीठों का गठन किया गया है। खुले समय सभी पक्षकारों से यही कहना चाहूंगा कि लोक अदालत मामले को सुलझाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और लोगों को आके रुचि लेकर अपने मामले इसमें सेटल कराने चाहिए और जो भी छूट प्राप्त हो सकती है उसका लाभ भी लेना चाहिए, क्योंकि लोक अदालत में जो भी निराकरण होगा वो अंतिम हो जाएगा, उसकी अपील नहीं होगी, इसलिए उनके समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण हो जाएगा। अधिक से अधिक लोग इसमें आए, भाग लें और अपने मामले को सुलह समझौते के आधार पर निराकृत कराएं, यही आह्वान है। मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। बार बार हड़ताल और ज्ञापन के बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही। सहकारिता कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 8 सितंबर से 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश के सहकारिता कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। आज छठा दिन सहकारिता कर्मचारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए आज जिला सहकारिता बैंक के सामने श्री मानस मंडल वेदाखेड़ी द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया। पिछले दिनों काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया था।
सीहोर जिले के समस्त सहकारिता समिति के प्रबंधक एवं कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सीहोर में जिला सहकारिता बैंक के सामने कर्मचारियों की मांग है कि 60% कर्मचारियों का जिला बैंक में चयन आज तक नहीं हुआ, जो कि तत्काल चयन होना चाहिए। साथ ही अक्टूबर 2023 से प्रति विक्रेता 18 माह का जो 54,000 है, जो मात्र 18 जिलों को मिला है, लेकिन अभी भी 34 जिलों में भुगतान नहीं किया गया है। बेहर एसडीएम अर्पित गुप्ता ने उत्तर वन मंडल के 55 वन खंडों में वन व्यवस्थापन के संबंध में ग्रामीणों से अपील की है कि वे अफवाहों, भ्रामक प्रचारों व दुरुपचार पर ध्यान न दें, बल्कि इसके प्रति सतर्क एवं सचेत रहें। वन व्यवस्थापन की प्रक्रिया आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इन 55 वन खंडों में निवासरत जनजातीय और अन्य समूहों के लोगों के अधिकारों को चिन्हित कर निराकृत किया जाएगा। इसके बाद ही वन व्यवस्थापन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। बेहर एसडीएम ने बताया कि 30 जनवरी 2025 को वन मंडलाधिकारी उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट से प्राप्त पत्र में परिप्रेक्ष्य में बेहर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित 55 वन खंडों में वन व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। ये कार्रवाई भारतीय वन अधिनियम 1927 और मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2009 में जारी दिशा निर्देश के अनुरूप की जा रही है। आपको बता दें, बेहर एसडीएम अर्पित गुप्ता ने उत्तर वन मंडल के 55 वन खंडों में वन व्यवस्थापन के संबंध में ग्रामीणों से अपील की है कि वे अफवाहों, भ्रमिक प्रचार व दुरुपचार पर ध्यान न दें, बल्कि इसके प्रति सतर्क एवं सचेत रहें। वन व्यवस्थापन की प्रक्रिया आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इन 55 वन खंडों में निवासरत जनजातीय और अन्य समूहों के लोगों के अधिकारों को चिन्हित कर निराकृत किया जाएगा। इसके बाद ही वन व्यवस्थापन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। देखने में आ रहा है कि दक्षिण बैहर एवं दक्षिण बिरसा के क्षेत्रों में काफी भ्रांतियां एवं दुष्प्रचार किए जा रहे हैं कि आप सभी को विस्थापित कर दिया जाएगा। मैं आप सभी को बालाघाट जिला प्रशासन की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी कार्यवाही यहाँ पे नहीं की जा रही है। इस समय वन व्यवस्थापन की कार्यवाही आगे की जा रही है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत की जा रही है, लेकिन उसमें सभी लोगों के राइट्स को, सभी लोगों के अधिकारों को चिन्हित एवं निराकृत किए बगैर वो कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाएगी। हम जिला प्रशासन आपके सहयोग को लेकर, आपके अधिकारों को सुरक्षित करने को लेकर प्रतिबद्ध है, और मैं कलेक्टर महोदय के दिए गए निर्देशानुसार आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि यह कार्यवाही आगामी आदेश तक स्थगित कर सबसे पहले आप सभी के अधिकारों का, आप सभी के मांगे गए दावों का निराकरण किया जाएगा। उसके पश्चात ही यह कार्यवाही दोबारा शुरू की जाएगी। अतः आप किसी भी प्रकार की भ्रांतियों में ना आए और कृपया कर जिला प्रशासन पर पूर्ण विश्वास रखें। वो आपके अधिकारों को लेकर लगातार कार्यवाहियां भी कर रहे हैं और हर गांव में छोटे छोटे कैंप लगा करके आपकी समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। अतः आप हमें विश्वास रखें और आगे चल करके अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो कृपया मुझसे, मेरे कार्यालय में किसी से भी संपर्क करें। 23 अगस्त को पीड़ित शोभा सोनकर, जो कि 64 साल की बुजुर्ग महिला हैं, उन्होंने कोतवाली में बीमा क्लेम के नाम पर हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना कोतवाली में फरियादिता की शिकायत को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में साइबर सेल और पुलिस टीमों के संयुक्त प्रयास से अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया गया। आपको बता दें कि बीमा क्लेम दिलाने के नाम पर ठग गिरोह ने पीड़ित बुजुर्ग महिला से 40 लाख रुपए ठग लिए थे। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें महिला से ठगे गए 40 लाख रुपए सहित अन्य सामग्री मिलाकर कुल 55 लाख का मशरूका बरामद किया गया। आपको बता दें कि 23 अगस्त को पीड़ित शोभा सोनेकर, जो कि 64 साल की बुजुर्ग महिला हैं, उन्होंने कोतवाली में बीमा क्लेम के नाम पर हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना कोतवाली में फरियादिता की शिकायत को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में साइबर सेल और पुलिस टीमों की संयुक्त प्रयास से अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया गया। साथ ही बता दें कि बीमा क्लेम दिलाने के नाम पर ठग गिरोह ने पीड़ित बुजुर्ग महिला से 40 लाख रुपए ठग लिए थे। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें महिला से ठगे गए 40 लाख रुपए सहित
अन्य सामग्री मिलाकर कुल 55 लाख का मशरूका बरामद किया गया। उन्होंने बताया था कि उनके साथ एक साइबर ठगी हुई है जिसमें करीबन 44 लाख रुपए जो है उन्होंने अपने जीपीएफ का और पेंशन का जो पैसा रहता है वो उनको इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी के नाम पे उनसे लिया गया था और पिछले 4-5 महीने से सितंबर 2024 में उनकी आरोपियों से या फ्रॉडस्टर से बात हुई थी और उसके बाद फरवरी माह 2025 से लेके मई तक उन्होंने लगातार इसमें पैसा ट्रांसफर किया था। 44 लाख में से वर्तमान में हमने जितने 6 आरोपियों को जो गिरफ्तार किया है इनके पास से करीबन कुल जो मशरूका है वो 55 लाख रुपए का हमें जब्त हुआ है, जिसमें से 40 लाख रुपए नकद है और उसी के साथ साथ जो कार इन लोगों ने परचेज की थी उसके माध्यम से मोबाइल फोन्स, टेलीफोन्स एक्सेट्रा जो भी चीजें हैं वो अभी हमने बरामद की हैं। ये गिरोह सर आगे का इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? जी, इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं एक्चुअली ये 3 राज्यों से बिलोंग करते हैं। इसमें बिहार के हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश के हैं, नोएडा गाजियाबाद जो यूपी में आता है वहाँ का गिरोह था। ये लोग जो है कंपनी बना के मल्टीपल कंपनीज बना के फ्रॉड करते थे। सभी जो बैंक अकाउंट्स हैं वो कंपनीज के नाम पे हुआ करते थे, जिसमें कोर लाइफ रियल्टर्स करके था, सतपाल ट्रेडर्स था। ऐसे मल्टीपल कंपनीज बनाते लेयरिंग में पैसे को इधर से उधर ट्रांसफर करते थे। उसके बाद कैश विड्रॉल होता था। कैश विड्रॉल जो हुआ था वो नोएडा, गाजियाबाद, न्यू दिल्ली इन जगहों से हुआ था, जिसमें कुछ पैसा चेक के माध्यम से विड्रॉल हुआ, कुछ पैसा जो है वो एटीएम कार्ड्स के माध्यम से विड्रॉल हुआ था। इसमें वर्तमान में इन सभी के हम लोग 10 दिन से ट्रांजिट रिमांड भी ली थी और उसके बाद फिर जो नॉर्मल रिमांड होती है वो ली गई थी। बिजूरी पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि अवैध कोयले परिवहन से किया जा रहा है, जिसकी सूचना पर बिजूरी थाना प्रभारी विकास सिंह ने विशेष टीम बनाकर बीती रात मैंटोला टोल नाके के पास घेराबंदी कर 3 ट्रेलर वाहनों को पकड़ा। मौके पर कोई भी वैध दस्तावेज नहीं पाया गया, जिसमें चोरी के संदेह पर तीनों ट्रेलरों को जब्त कर लिया गया। बिजूरी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सूत्र की जानकारी के अनुसार अनूपपुर जिले के एक वरिष्ठ बीजेपी नेता की तीनों ट्रेलर वाहन हैं। बिजली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और खनिज विभाग को इस मामले को इस्तागासा बनाकर सौंपने की तैयारी में है। आपको बता दें, बिजली पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि अवैध कोयले परिवहन किया जा रहा है, जिसकी सूचना पर बिजूरी थाना प्रभारी विकास सिंह ने विशेष टीम बनाकर बीती रात मैंटोला टोल नाके पर घेराबंदी कर 3 ट्रेलर वाहनों को पकड़ लिया। मौके पर कोई भी वैध दस्तावेज नहीं पाया गया, जिसमें चोरी के संदेह पर तीनों ट्रेलर को जब्त कर बिजूरी पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सूत्र की जानकारी के अनुसार अनूपपुर जिले के एक वरिष्ठ बीजेपी नेता के ये तीनों ट्रेलर वाहन हैं। बिजली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कल शाम करीब 8:30 बजे जो है बिजली पुलिस को ऐसी सूचना मिली कि पतरौली टोल प्लाजा के पास 3 ट्रेलर जो है अवैध कोयला लोड किए हुए हैं और संदिग्ध परिस्थितियों में खड़े हुए हैं। तो जाके जो है वहां मौके से चेकिंग की गई तो ये पाया गया कि वो जो तीनों ट्रक हैं उनकी ईटीपी जनरेट हुई थी, पर वो ईटीपी कल सुबह 6 बजे ही जो है एक्सपायर कर गई थी और उसके बाद उस कोयला को परिवहन करने के लिए उनके लिए कोई वैध दस्तावेज उनके पास नहीं था। तो इस कारण जो है मौके से वो तीनों ट्रकों को थाना लाके सुरक्षित रखा गया है और चूंकि ये मामला जो है प्रथम दृष्टया माइनिंग का है, इसलिए माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए जो है इस्तेगासा बना के माइनिंग विभाग को दिया जा रहा है। श्यामपुर तहसील के ग्राम खंडवा निवासी विजय कुमार वर्मा विद्युत मंडल खजूरिया बंगला में आउटसोर्स कर्मचारी थे। शनिवार सुबह खंडवा में पंप की लाइन सुधारने के दौरान परमिट लेने के बावजूद पोल पर कार्य करते समय उन्हें करंट लग गया, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने 4 बांध चौराहे पर चक्का जाम कर मुआवजे की मांग की। इससे मार्ग पर लंबी वाहन कतारें लग गई और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस मौके पर सीएसपी अभिनंदन शर्मा, एसडीओपी पूजा शर्मा, थाना प्रभारी सुनील महावर, एई लखन दुबे सहित प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। विजय शर्मा का पोस्टमार्टम सीहोर जिला अस्पताल में कर शव परिजन को सौंपा गया। प्रशासन ने जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। सूचना दी कि जो श्यामपुर एमपी का जो वितरण केंद्र है उसमें
आउटसोर्सिंग पर जो नियुक्त हुआ था एक विजय वर्मा नाम का व्यक्ति, उसके द्वारा लाइन ठीक की जा रही थी और फिर उसे करंट लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके जो परिजन थे वो जो विजय वर्मा है वो मूलतः खंडवा का निवासी और 38 वर्ष का था। उसके जो परिजन थे उनकी मांग ये थी कि उनको जो है वो उचित मुआवजा दिया जाए और उसका जो भाई है उसकी जगह उसको नौकरी दी जाए। तो इसमें पुलिस और प्रशासन और एसपी के जो अधिकारी हैं सभी के और उसको उनकी जो मांगे उसको मान ली गई। गाँव की खजरी के अंतर्गत वहाँ पे लाइन में वर्मा जो लाइन मारती थी तो लाइन पर खाने कर रहे थे, उसके दौरान ये परमिट था सर, लाइट अचानक चालू कैसे हो गई? जानकारी कहीं से रिटर्न आया था तो उसकी जांच की जाएगी। जिम्मेदार कौन रहेगा सर इसका? जांच की जाएगी, जो भी जिम्मेदार है उसकी कार्रवाई की जाएगी। तो सर ये बात है परमिट था तो लाइट चालू कैसे हुई? रिटर्न आ गया कहीं से, मान लो कहीं से रिटर्न आया होगा तो उसकी जांच की जाएगी ना। ये आए दिन ऐसी दुर्घटना क्यों होती रहती है? पहले भी ऐसी दुर्घटना हुई है कि परमिट होने के बावजूद भी लाइट चालू हो जाती है। अभी क्या लाइटों को रिटर्न आ जाता है, कोई थोड़ी 10-15 तार देता है, लाइटों को नहीं दे पाती। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।